सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों देखिएगा आज का जो सेशन अपना रहने वाला है, आज अपन बात करने वाले हैं जिनको लेकर के वो उत्तर अमेरिका के अंदर अपन महाद्वीप वगैरह पढ़ रहे थे, सॉरी महाद्वीप पढ़ रहे थे, महाद्वीपों में उत्तर अमेरिका की बातें अपनी चल रही थी। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप अपना है उसमें नदियां अपन ने पढ़ ली थी और नदियों के बाद में आज अपन चर्चा करने वाले हैं उत्तर अमेरिका के अंदर कौन कौन से पर्वत है इनको लेकर के अपनी बातचीत होने वाली है। आइएगा एक बार देखते हैं। देखो उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पर्वत है तो आपने देखा होगा कि अपन ने ब्रुक्स श्रेणी का जिक्र किया। ब्रुक्स श्रेणी कहां पे है? अलास्का वाले क्षेत्र में है। फिर अलास्का रेंज आ जाती है, उसके बाद में मैकेंजी पर्वत आ जाता है ना, उसके बाद में कोस्टल वाला एरिया आ जाता है पूरा का पूरा जहां पर्वत है। फिर ये सियरा नेवादा आ जाता है, उसके बाद में सियरा माद्रे आ जाता है, उसके बाद में बहुत लंबी सारी चौड़ी सारी पर्वत श्रृंखला रोकी पर्वत आ जाता है और रोकी पर्वत के बाद में अपलेसियन पर्वत आ जाता है ना। ये सारे के सारे अपन पर्वतों को लेकर के बातचीत पिछले क्लास के अंदर अपन ने मानचित्र अध्ययन के माध्यम से करने की कोशिश की। अब अपन देखते हैं इनको, तो आप कहेंगे सर एक नंबर लगाइएगा ब्रुक्स श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी? ब्रुक्स श्रेणी। अब ब्रुक्स श्रेणी का मतलब आप कहेंगे ब्रुक्स श्रेणी कहां पे? आपका उत्तर बनेगा अलास्का में। केवल इतनी बात याद कर लें, ब्रुक्स श्रेणी कहां पे है? अलास्का में। और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अलास्का है, ये कनाडा का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, मेक्सिको का हिस्सा है, किसका? तो आपका उत्तर बनेगा अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। तो ब्रुक्स श्रेणी कहां पे है? अलास्का में। बोले तो यूएसए का पार्ट है। उसके बाद में फिर आगे आते हैं तो एक श्रेणी आती है जिसका नाम आता है अलास्का श्रेणी। बोलो कौन सी श्रेणी? तो आपका उत्तर आएगा अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी कहां पे? अलास्का में ही है। और अलास्का जब भी नाम आ जाए, अलास्का जब भी नाम आ जाए तो आपका उत्तर आएगा यूएसए। अलास्का जब भी नाम आ जाए तो आपका उत्तर क्या आएगा? यूएसए आएगा। ध्यान देना मेरी बातें, यानी अलास्का जो श्रेणी है इस श्रेणी के अगर आपसे चोटी पूछ ली जाए तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? इसकी चोटी आती है माउंट मैंकिले। बोलो क्या आती है इसकी चोटी? माउंट मैंकिले इसकी चोटी है। और माउंट मैंकिले जो है ये 6194 मीटर है। बोलो कितने मीटर है? 6194 मीटर है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो माउंट मैंकिले है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां लिखना माउंट मैंकिले में यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, कौन से महाद्वीप की? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे माउंट मैंकिले। यानी माउंट मैंकिले उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा इतना? बिल्कुल रहेगा सर। इसके बाद में फिर आता है सर माउंट मैंकिले का एक नाम आता है, यानी आप कहेंगे माउंट मैंकिले जो है इसे ही कहते हैं देनाली। माउंट मैंकिले का एक नाम और क्या आता है? तो आपका उत्तर आएगा माउंट मैंकिले का एक नाम आता है देनाली। ये इसी का नाम है देनाली, है ना। उसके बाद में ये जो तट के सारे सारे पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं पश्चिम कार्डिलेरा। तो ध्यान देना, नोट लगा के लिखना, तट के सारे पर्वत श्रृंखलाओं को, तट के सारे पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम कार्डिलेरा कहा जाता है। तट के सारे जो श्रृंखलाएं हैं इन श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा इन श्रृंखलाओं को पश्चिम कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा इतना? यानी तट के सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इन श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा इन श्रृंखलाओं को पश्चिम कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिम के अंदर जो श्रृंखला है पश्चिम कार्डिलेरा। जैसे बात करते हैं इनमें याद रखना, आपसे प्रश्न बने कास्केड श्रेणी कहां है? तो आप कहेंगे कास्केड श्रेणी ये तटीय क्षेत्र में ही है। कास्केड श्रेणी कहां पे है? इस तटीय क्षेत्र में आती है, कोस्टल एरिया वहां पे। उसके बाद में याद रखना सेंट इलियास, बोलिएगा सेंट इलियास श्रेणी ये भी कहां आती है? तो आपका उत्तर बनेगा सेंट इलियास जो है ये भी आपके तटीय क्षेत्र में आती है। और सेंट इलियास में एक बात याद रखना, यहां पे आपको याद रखना है माउंट लोगान। बोलिएगा कौन सा? माउंट लोगान। इसके अलावा याद रखना माउंट रेनियर, ये चोटियां यहां की है ना, माउंट लोगान, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर। इसके अलावा लिखना वेडिंगटन, ये यहां की क्या है? चोटियां, वेडिंगटन चोटियां है। उसके बाद में आता है एक और पर्वत यहां पे रोकीज। रोकीज के बारे में एक बात याद रखना कि रोकीज नया है कि पुराना है? अफ्रीका के अंदर पर्वत बहुत सारे हैं। अपलेसियन के बारे में याद रखना है प्राचीन वलित पर्वत है। रोकीज के बारे में याद रखना है नवीन वलित पर्वत है। अच्छा नवीन, तो नोट लगा के नेक्स्ट लिखें रोकीज पर्वत, रोकीज पर्वत। और रोकीज पर्वत में लिखना पहले तो चोटी इसकी कौन सी है? इसमें चोटी आती है जिसका नाम आता है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो चोटी है ये 4399 मीटर है। एक बात और याद रखना, ये रोकी पर्वत जो है कहां से लेकर कहां तक आता है? ये ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर के और इधर न्यू मैक्सिको तक है। तो लिखना रोकी पर्वत का विस्तार, रोकी पर्वत का विस्तार ब्रिटिश कोलंबिया से, पर्वत का विस्तार ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको तक है, न्यू मैक्सिको तक है। याद रहेगा ना? यानी इसका विस्तार कहां से कहां है? तो आप कहेंगे रोकी पर्वत का जो विस्तार है ये ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर के और कहां तक आता है? तो आपका उत्तर आएगा न्यू मैक्सिको तक आता है। एक बात को याद रखना कि रोकी पर्वत अपने आप में कैसा पर्वत है? ये प्राचीन पर्वत है या नया पर्वत है? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? रोकी जो पर्वत है ये नवीन वलित पर्वत के रूप में आता है ना। तो लिखे रोकीज पर्वत नवीन वलित पर्वत है। तो लिखना यह विश्व का सबसे चौड़ा पर्वत है, यह विश्व का सबसे चौड़ा पर्वत है। कौन से पर्वत की बात करें अपन सबसे चौड़ा? तो आप कहेंगे रोकी पर्वत की बात करें अपन, और रोकी पर्वत विश्व का सबसे चौड़ा पर्वत है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सीमा गुजर, मेरे पास करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं आती तो भाई जी करंट अफेयर्स नहीं ओ आपा एग्जाम आवनी जना करवा हाल करंट अफेयर्स का चक्कर में क्यों पढ़ो थे? करंट अफेयर्स आपा एग्जाम आई नहीं जा आराम करवा दें, चिंता ही ना करोगे। एग्जाम से 10 दिन पहले करंट अफेयर्स करवाता हूं, मेरा तो यही रहता है। और उसमें से प्रश्न भी आते हैं, यूं ही रोज के घंटे घंटे करंट अफेयर्स के खराब करना, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। आराम से मस्त रहो आप तो, ठीक है, ओके, ठीक है। है ना? ठीक है, अब सुनना अगली बात और सुनना। ये तो होगी सर।
अगली बात आएगी और कौन से पर्वत है सर यहाँ पे, यहाँ पर्वतों में आता है सीरा निविदा, सीरा माद्रे। पहले लिखे सीरा निविदा, पहला पर्वत लिखे सीरा निविदा, इसमें लिखना यह है एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, सीरा निविदा एक ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद लिखना यह है कैलिफोर्निया व निविदा में फैला है। लिखना पर्वत चोटी विटनी। उसके बाद नेक्स्ट लिखना अप्लेसियन पर्वत, ये वाला पर्वत कौन सा है, अप्लेसियन, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे लिखें अप्लेसियन पर्वत, अप्लेसियन पर्वत, इसमें लिखना यह है अमेरिका के, बताओ कौन से भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, यानी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। कौन सा, अप्लेसियन। अप्लेसियन में एक बात याद रखना, इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट मिचेल है, इसका सर्वोच्च शिखर माउंट मिचेल है 2037 मीटर। यह न्यू फाउंडलैंड से, यह न्यू फाउंडलैंड से इलाहाबाद तक, सॉरी इलाहाबाद कहां से नाम याद है, न्यू फाउंडलैंड से वो गंगा नदी याद आ गई बीच में है। एक बार होता है ना कि अपन पढ़ते पढ़ते दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है, तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते आगे वाली पीछे वाली क्लास में दिमाग चला जाता है ना, कि आगे वाली क्लास में क्या पढ़ाना है, पीछे वाली में क्या पढ़ाया है ना। तो वैसे ही ये इलाहाबाद आ गया, तो लिखो न्यू फाउंडलैंड से लेकर, ये न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड से लेकर के और अलाबामा तक, अलाबामा तक विस्तार है, ठीक है। उसके बाद में लिखना यहाँ की चोटियों में, यहाँ की चोटियों में एले घनी, ब्लू रिज, ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, लिखना नाटे डेम पर्वत, नाटे डेम पर्वत है, ठीक है। तो लिखना इतनी बात याद कर लो काफी। ये कौन सा हो गया, अप्लेसियन पर्वत हो गया, ठीक है। एक ही आता है सियरा माद्रे, तो लिखा नेक्स्ट सियरा माद्रे, ये भी कहां पे है, अमेरिका में। ये उत्तर अमेरिका के जो पर्वत है, पर्वतों को लेकर जो तथ्य बनते हैं वो सारे इसमें आए, ठीक है। हाँ जी लिख पाए ना, हाँ लिख पाए ना। हाँ जी, अब सुनो, इसके बाद में फिर अपना जो उत्तर बनता है अगला, वो क्या बनता है देखो, कि पठार कौन कौन से हैं, है ना। इसमें पठार है नहीं वैसे, चलो मैं वैसे बता देता हूँ, लिखिएगा पठार। एक नंबर लिखो कोलंबिया पठार, कोलंबिया का पठार, ठीक है। कौन सा पठार, कोलंबिया का पठार। उसके बाद में लिखिएगा ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया पठार के बाद लिखना दूसरा ग्रेट बेसिन का पठार, इनके बारे में कोई फैक्ट नहीं है, केवल पठारों के नाम लिखें। उसके बाद में लिखें ग्रेट बेसिन के पठार के बाद कोलोरेडो का पठार, उसके बाद में लिखें मैक्सिको का पठार। इसमें एक चीज लिखना चीक हुआ हुआ, मैक्सिको के पठार में चीक हुआ हुआ क्षेत्र है जो चांदी के लिए जाना जाता है, जाना जाता है, यानी विश्व में मैक्सिको चांदी का एक बड़ा उत्पादक राष्ट्र है ना। तो वहां का कौन सा क्षेत्र, चीक हुआ हुआ क्षेत्र चांदी के लिए जाना जाता है। आगे लिखना कैनेडियन सिल्ट, कैनेडियन सिल्ट। उसके बाद लिखना ओजार्क पठार, ओजार्क पठार, कैनेडियन सिल्ट और फिर ओजार्क पठार। ये सारे के सारे पठार कहां के, आपका उत्तर आएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप के। कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार, कैनेडियन सिल्ट और ओजार्क पठार। लिख पाए ना, लिखो इनको, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका के पठारी क्षेत्र हैं जो आपको लिखने, ठीक है। कोलंबिया का पठार है, ये अपना जो कॉस्केट पर्वत है, रोकी पर्वत के बीच में, जिसे अपन अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से भी जानते हैं, दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है उनको अपन क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। हाँ लिख पाए ना, चले आगे।
तो ये पठार सारे के सारे कहाँ पे, सियरा माद्रे कहाँ पे, सियरा माद्रे जो अपने मेक्सिको वाला पार्ट है वहाँ पे ना, नीचे सियरा माद्रे थोड़ा। तो यहाँ पे ओजार पठार, कैनेडियन पठार, कैनेडियन जो पठार इसे लारेंसिया का पठार भी कहते हैं, ठीक है, कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, ओजार का पठार, ठीक है। तो कैनेडियन में लिख लेना इसे लारेंसिया पठार भी कहते हैं, पुराना पठार है। तो कैनेडियन में एक बात लिख लेना इसे लारेंसिया पठार भी कहते हैं, लारेंसिया पठार। फिर एक बात और लिखना, अपन मरुस्थल वगैरह ऊपर गया है ना, इस महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल है, तो हेडिंग लगाना उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल, यानी इस महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल हैं ये आपको देखना है। जैसे बात करें तो एक आता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ब्रैकेट में लिखना शीत मरुस्थल है ऊंचाई पे। उसके बाद में लिखना नेक्स्ट मोजाबे मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल, इसमें लिखना अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित गर्म मरुस्थल, इसी में या यहीं पर मृत घाटी या जैसे अपन कहते हैं डेथ वैली की स्थिति है। फिर सोनारन मरुस्थल, ये सोनारन मरुस्थल है मैक्सिको और यूएसए दोनों के अंदर फैला हुआ, ठीक है। तो सोनारन लिखना यूएसए व मेक्सिको में विस्तृत, ये सोनारन हुआ ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो हुआ मरुस्थल कहां पे, मैक्सिको। ये मुख्य रूप से यहाँ के 2-3 मरुस्थल। फिर घास के मैदान, यहां इस महाद्वीप में जो घास के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है प्रेरीज। स्टेपीज किसे कहा जाता है, एशिया और यूरोप, इन दोनों में जो घास के मैदान है इन्हें क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। लिखिएगा घास के मैदान, यहाँ पे जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, आ सकता है पेपर। यहाँ जो मवेशी फार्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मवेशी फार्म, इन्हें कहते हैं रेंज। या जो मवेशी फार्म है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और घास के मैदानों को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। याद रखिएगा, घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं, मवेशी फार्म क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। कहां की बात कर रहे हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अब तमाम चीजों के बाद में उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से तथ्य बनते हैं, आइएगा अपन इन तथ्यों के बारे में एक एक करके जानते हैं और एक एक को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस प्रकार के तथ्य हैं और इन तथ्यों से संबंधित कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे और उनको अपन किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सर सियरा माद्रे कहां बताया, सियरा माद्रे जो मेक्सिको वाले पार्ट के अंदर पड़ जाए, ठीक है। इतना आप लिख पाएंगे, वो इधर लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के तथ्यों के बारे में देख लेते हैं अपन। पहला यहाँ पे तथ्य आ रहा है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप का तटीय भाग सबसे भाग बना लेकिन सबसे बड़ा। अपन पढ़ते हैं कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रेखा वाला अगर कोई राज्य है वो कौन सा है, देश बोले तो कर्नाटक। यानी सबसे ज्यादा लंबी तटीय सीमा रेखा ये कौन से देश की लगती है, आपका उत्तर बनेगा विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है, आपका उत्तर बनेगा विश्व में सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनती है ये किसकी बनती है, कर्नाटक की। यानी विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा ये कौन से देश की है, याद रखिएगा कर्नाटक की। सबसे कम अगर पूछते हैं अपन तो जॉर्डन की आती है। उत्तर अमेरिका का मध्यवर्ती भाग ये वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में सूखा का सूखा रह जाता है। क्यों रहता है वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में सूखा, वो तो आप जानते हैं कि उत्तर अमेरिका में इधर से बात करते हैं अपन, भाई ये वाला पार्ट अगर अपन देखते हैं जैसे ये उत्तर अमेरिका इधर से यूं यहां तो आ जाती है पर्वत श्रृंखला जिसका नाम आता है क्या, तो आप कहेंगे इस वाली पर्वत श्रृंखला को कहते हैं प्लेसियन। प्लेसियन के बाद में इधर पर्वत श्रृंखला आती है रोकीज और उसके बाद सियरा नेवादा, सियरा माद्रे आदि आदि। तो इधर भी वर्षा हो जाती है, इधर भी वर्षा हो जाती है। और ये बात हम जानते हैं कि पर्वतों के वो भाग जो समुद्र के निकट है या हवाओं के सामने वहां वर्षा होती है वो वृष्टि प्रदेश कहलाते हैं, और जो भाग समुद्र से दूर है और आंतरिक भागों में वहां वर्षा कम होगी पवन विमुखी ढाल पे, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, उन्हें वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। इतनी बात आपको याद। उत्तर अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम में स्थित डेथ वैली यानी मध्य घाटी जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया में, यहां सबसे गर्म जलवायु पाई जाती है। और उत्तर अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु यानी सबसे गहरा जो पॉइंट है वो भी आपका पूछा जाए तो कौन सा है, मध्य घाटी। यानी मध्य घाटी डेथ वैली ये क्या है, आपका उत्तर बनेगा ये गर्म जलवायु भी है और साथ में ये यहाँ का निम्नतम बिंदु भी है। यानी गर्म जलवायु डेथ वैली और निम्नतम बिंदु की बात करते हैं तो भी कौन है, तो आपका उत्तर आएगा डेथ वैली ही है। ओके, लिख पाए। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब आप समझेंगे जहां सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या है, यानी ग्रीष्म काल तो सूखा रहे और शीतकाल में जहां पे वर्षा हो, सर्दियों में जहां पे वर्षा हो उस वाली जलवायु को क्या कहा जाता है, तो याद रखना सर्दियों में जहां वर्षा होती है उस वाली जलवायु को नाम दिया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु। अगर अपन दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं तो मध्य चिली, भाई जैसे उत्तर अमेरिका में कैलिफोर्निया है जहां पे कैसी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। अगर मैं यही बात करूं दक्षिण अमेरिका में जलवायु कहां पे, आपका उत्तर बनेगा दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं तो मध्य चिली वाला जो भाग आता है यहाँ पे, चिली में भी कहां पे, चिली में भी मध्य चिली में, अफ्रीका के अंदर भी भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी सर्दियों में वर्षा। उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी और उत्तरी तटों पर वर्षा अधिक होती है और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा कम होती है। और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र ही उत्तर अमेरिका के अंदर मरुस्थल है। यहाँ पे आप जानते हैं कौन सा मरुस्थल है, एक तो भी पढ़ के आया आपका सोनारन मरुस्थल, ओजाबे मरुस्थल, ये कहां पे, ये उत्तर अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में, ये इसी वाले भाग में। और यहाँ मरुस्थल बनने का एक कारण ये भी है, यहाँ पर ठंडी जलधारा चलती है और ठंडी जलधारा जहां जहां जिन जिन तटों पर चलती है, विश्व में भले मर्जी आप सारा को देख लें, चाहे आप कालारी को देख लें, चाहे पिंको देख लें, चाहे टाकामा को देख लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को देख लें, ठंडी धाराएं जहां चल रही है वहां पे हवा ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी तो फिर वर्षा भी नहीं होगी।
और आर्द्रता धारण करने की जब क्षमता बढ़ती है तो आर्द्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी बढ़ेगी। उत्तर अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भागों में एरिजोना और सोनारन मरुस्थल मिलता है। कौन कौन से मरुस्थल है? एरिजोना और सोनारन। कहां पे? उत्तर अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भागों में। तो याद रखिएगा इतना, उत्तर अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भागों में एरिजोना और सोनारन मरुस्थल मिलता है। ठीक है इतना? ठीक, चले आगे। इसके बाद देखिएगा अगली बात क्या है। मैक्सिको के तट पर चलने वाले जो चक्रवात है, इन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन और टोर्नेडो कहा जाता है। पहली बात तो याद रखना है, चक्रवात कैसे चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और अगली बात एक को याद रखना, टोर्नेडो, इसे जो आपका समुद्री क्षेत्र है वहां कहा जाता है इसे सागरीय स्तंभ, इसे सागरीय स्तंभ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर आएगा, इसे सागरीय स्तंभ भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है? किसे कहते हैं सागरीय स्तंभ? आपका उत्तर आएगा टोर्नेडो। अगली बात आ रही है कि उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर मत्स्य पालन क्षेत्र है जिसे कहा जाता है जॉर्ज बैंकुर ग्रांड। उत्तर अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी तट है न्यूफाउंडलैंड के पास में, वहां पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, और गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो मत्स्य बैंक बनेगा, उसे अपन ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। बड़ा यूएसए को क्या कहा जाता है? मक्का पेटी कहा जाता है। जबकि मिसिसिपी नदी का भाग क्या कहलाता है? कपास पेटी कहलाता है। मध्य अमेरिका की घास भूमि को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। यहाँ लिखना शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसे कहा जाता है प्रेरीज। याद रहेगा, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, शीतोष्ण कटिबंध घास का जो मैदान है उसे प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका की 85% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में रहती है। अब आपको ये क्या लोचा है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उसके पूर्वी भाग में रहती है। हाँ, यानी सीधी सी बात है, देखो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और ये 100 डिग्री देशांतर है। अब जो जनसंख्या है ये 85% जनसंख्या यहाँ रहती है, बाकी 15 इधर क्यों रहती है? क्योंकि पर्वत है, मरुस्थल है, तो जनसंख्या के रहने के लिए वो स्थिति है नहीं, बन नहीं पाती, इसलिए जनसंख्या यहाँ रहती है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। यह महाद्वीप उष्ण और शीत दोनों कटिबंधों में फैला हुआ है ना? उष्ण कटिबंध में भी और साथ में शीत कटिबंध में भी आता है। और जुलाई महीने में 20 डिग्री की समताप रेखा उत्तर अमेरिका के मध्य से गुजरती है। समताप रेखा का मतलब ये होता है कि जो रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली हो, उन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? समताप रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो जुलाई महीने के अंदर 20 डिग्री जो समताप रेखा है ये आपका उत्तर अमेरिका के मध्य से गुजरती है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। कितने डिग्री? 20 डिग्री समताप जो रेखा है, समताप रेखा का मतलब समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे आप क्या कहते हैं? समताप रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखना, महाद्वीपों के पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा तापमान कम रहता है। टेगा वनों का, ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी टेगा वन जो ध्रुवीय क्षेत्र के पास पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में, उन टेगा वनों का अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पे? कनाडा के अंदर। याद रखिएगा, टेगा वनों का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां पे? कनाडा। तो टेगा वन कहां पाए जाते हैं? ठीक ध्रुव के पास में, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो वन पाए जाते हैं उन्हें टेगा वन कहते हैं। उसके बाद में इससे ठीक ऊपर जो वन पाए जाते हैं वो टुंड्रा वन कहलाते हैं। ये टेगा के बाद में टुंड्रा। ठीक है, इस महाद्वीप की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। और गेहूं की प्रसिद्ध जो मंडी है वो कौन सी है? विनिपेग मंडी। और विनिपेग मंडी कहां पे आती है? कनाडा। सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। मक्का उत्पादन में महाद्वीप कैसा है? अग्रणी महाद्वीप है। मक्का की सबसे बड़ी मंडी है ये कौन सी है? सेंट लुइस है। मक्का पेटी का विस्तार 100 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर पर पड़ गया उसके पूर्व में है। वर्जीनिया ये किसके लिए जाना जाता है? ये तंबाकू के लिए जाना जाता है। और क्यूबा है ये किसके लिए जाना जाता है? गन्ना उत्पादन। क्यूबा है कहां पे? ये जो आपका वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र आता है यहाँ पे। क्यूबा कहां पे? लिखना वेस्ट इंडीज में समय। क्यूबा कहां पे आता है? वेस्ट इंडीज। ठीक है, इतने पे लिखिएगा, फिर आगे चलकर बात करते हैं। हाँ भाई, लिख पाए कितना? हाँ, ओके, आगे देखिएगा। आगे फिर आता है कि और फिर कहते हैं कि क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। एक बात याद रखना, क्यूबा को चीनी का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्यूबा में अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः चीनी पर ही, मतलब इस गन्ने के निर्यात पे ही निर्भर है ना। इसलिए नहीं कहते कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो तो कहां पे होता है? तो आपका उत्तर आएगा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है तो ब्राजील में होता है ना। लेकिन यहाँ पे चीनी आधारित अर्थव्यवस्था इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। एंटीलीज का मोती कहते हैं। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अगर
पूछी जाए तो कहां पे? हवाई द्वीप समूह में, क्योंकि कहां पे? प्रशांत महासागर में। जमैका ये किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है केला उत्पादन के लिए। जमैका में याद रखिएगा, जमैका जाना जाता है किसके लिए? केला उत्पादन। सूरजमुखी के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? यूएसए। मैक्सिको कॉफी का उत्पादन भी करता है। हंडुरास और निकारागुआ को क्या कहा जाता है? मच्छर पेटी के नाम से जानते हैं, हंडुरास निकारागुआ। इस महाद्वीप में अगर प्रजातियों की बात करें तो रेड इंडियन है, एस्किमो है, इनुइट है, आदि प्रजातियां निवास करती है। और ओंटेरियो की खान जो है ये आपका किसकी खान है? सोने की खान है, जो कहां की है? कनाडा के अंदर है। ओंटेरियो की खान किसकी है? तो आपका उत्तर आएगा सोने की खान है, और ये कनाडा के अंदर है। तो याद रहेगा इतना, ओंटेरियो की खान, सोने की खान, कहां पे? कनाडा। याद रहेगा। चले आगे। तो होंडुरास व निकारागुआ को मच्छर पेटी कहा जाता है। इस महाद्वीप में रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट आदि प्रजातियां रहती हैं। ओंटेरियो की खान जो है ये सोने की खान है, कहां पे? कनाडा के। फैक्ट है, फैक्ट को तो फैक्ट के हिसाब से पढ़ाई में क्या ही समझाएंगे। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, इनको तो अपन डिटेल से भी देख सकते हैं, इनकी क्या डिटेल देखिए। ठीक बात है। ओंटेरियो की खान, सोने की खान, कहां पे? कनाडा के अंदर। ठीक है। हाँ, लिख पाए ना आपको? नीचे नेक्स्ट, इतना लिख पाए तो नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बूंटा की खान। ये तांबे की सबसे बड़ी खान है, बूंटा की खान है कहां पे? यूएसए में। लिखिएगा नेक्स्ट, बूंटा की खान, तांबे की बड़ी खान है कहां पे? यूएसए में। यूएसए का एप्लिसियन क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? कोयले भंडार के लिए। मैक्सिको किसके लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। चांदी में आपको बताया कौन सा? ची हुआ हुआ की खान। फिर मैक्सिको चांदी के लिए जाना जाता है, और चांदी में लिखना ची हुआ हुआ की खान। इसके लिए जानी जाती है, चांदी के लिए। उसके बाद कनाडा की बात आती है। कनाडा के अंदर याद रखना है कि कजाकिस्तान के बाद में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार कहां पे? कनाडा में। इंपोर्टेंट लगा लेना, अच्छा तथ्य है। पीटर्सबर्ग ये विश्व में लोहे की लोहा इस्पात की राजधानी कहा जाता है पीटर्सबर्ग को, और इसे विश्व में जंग का कटोरा भी कहते हैं। पीटर्सबर्ग को क्या कहा जाता है? जंग का कटोरा। तो चाहे तो आप इसे जंग का कटोरा कहें, और चाहे आप इसे लोहा इस्पात की वैश्विक राजधानी कहें, बात एक ही है। तो याद रखिएगा, लोहा इस्पात की राजधानी तो भी आपका पीटर्सबर्ग आएगा, और जंग का कटोरा तो भी आपका पीटर्सबर्ग आएगा। भारत के अंदर जंग का कटोरा किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात का काम होता है, वैसे ही अपने जमशेदपुर में होता है, तो सामान्य सी बात है। उसके बाद में आता है हैमिल्टन, जो कि कनाडा का पीटर्सबर्ग है। लोहा इस्पात की वैश्विक राजधानी नहीं है, गलत लिखा गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में बर्मिंघम, इसे कहा जाता है दक्षिण का पीटर्सबर्ग। बर्मिंघम को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। उसके बाद सडबरी की खान, इसमें क्या निकलता है? निकल। सडबरी की खान, निकल निकलता है यहाँ पे। ठीक है। खनिजों से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा ऑन्टेरियो की खान है, यहाँ पे याद रखना सोना निकलता है ना, कनाडा में है। बूंटा की खान तांबे की बड़ी खान है। ठीक है, ठीक है ना? इसके बाद कुछ तथ्य और हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सुलिवान की खान ये किसके लिए जानी जाती है, तो आपका उत्तर आएगा सुलिवान की जो खान है ये जानी जाती है सीसा जस्ता के लिए। सुलिवान की खान किसके लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा, सीसा जस्ता के लिए सुलिवान की खान जानी जाती है। ठीक है, तो लिखें सुलिवान की खान ये सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। सुलिवान की खान सीसा जस्ता के लिए। इसके बाद लिखें लेक सुपीरियर क्षेत्र, ये किसके लिए? ये जाना जाता है लोहा इसके लिए। लेक सुपीरियर क्षेत्र ये जाना जाता है किसके लिए? तो आपका उत्तर आएगा सुलिवान की खान कहां पे है? सुलिवान की खान आपका वर्तमान में बंदी हो चुकी है, कनाडा के अंदर है ना, तो लिख लेना कनाडा के अंदर। सुलिवान की खान सीसा जस्ता की खान कहां पे? तो लिखना कनाडा। लेक सुपीरियर क्षेत्र ये लोहे के लिए जाना जाता है, और यहाँ याद रखना लोहा इसका क्षेत्र ये मेसाबी रेंज में आपको देखने को मिलता है। मेसाबी रेंज यहाँ देखने को मिलता है। ब्रिटिश कोलंबिया ये सीसा जस्ता के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के लिए प्रसिद्ध, और अखबारी कागज का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? मॉन्ट्रियल ही है, और तो कौन सा है? कहां पे है? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कहां पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो याद रखना वो 1997 में हुआ था। क्या पूछा जाए आपसे? क्योटो प्रोटोकॉल, आपसे ये पूछ लिया जाए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल ये होता है 1997 के अंदर, है ना। कहां होता है क्योटो प्रोटोकॉल? तो आप कहेंगे सर जापान में होता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के अंदर हुआ। बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 के अंदर होता है, कहां पे? कनाडा में। और अखबारी जो कागज है इस अखबारी कागज उद्योग का मुख्य केंद्र भी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये भी आपका मॉन्ट्रियल। कहां पे आता है मॉन्ट्रियल? कनाडा में। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो ध्यान दें वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां पे आता है? कनाडा में आता है। लॉस एंजल्स अंडरलाइन कर लें, चाहिए आप इंपोर्टेंट लगा लें। लॉस एंजल्स जिसे कहा जाता है हॉलीवुड सिटी, जो जाना जाता है स्पेशल किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए। लॉस एंजल्स जिसे कहा जाता है हॉलीवुड सिटी, और जो जाना जाता है किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को इसे सनराइज सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली यहीं पे स्थित है, और सैन फ्रांसिस्को यहाँ सिलिकॉन वैली का मतलब यानी सॉफ्टवेयर जो उद्योग है वो सारा का सारा यहीं पे केंद्रित है। डेट्राइट किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है मोटर गाड़ी उद्योग के लिए। डेट्राइट किसके लिए? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्राइट जाना जाता है। तो नेक्स्ट लिखा डेट्राइट। लिखा था डेट्राइट कहाँ है? डेट्राइट अमेरिका के अंदर है।
मतलब मिशिगन प्रांत का है। और जैसे प्रश्न आ जाए कि डेट्राइट क्यों जाना जाता है, तो आपको उत्तर आएगा डेट्राइट जाना जाता है किसके लिए, मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए। जैसे अपन कहते हैं जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं, ना वही आपको कहते हैं जापान का डेट्राइट। अलग अलग जगह के डेट्राइट है। डेट्राइट का मतलब ही आपका ये है कि ये किसके लिए जाना जाता है, आपको डेट्राइट जाना जाता है अपने मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। डेट्राइट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड सिटी के रूप में जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं तो ये सनराइज सिटी है, ठीक है। लिख लेते हैं। लिख लेते हैं। अब सुनो, अब कुछ तथ्य और बचते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ तथ्य और देखिएगा। शिकागो ये किसके लिए जाना जाता है, आपको भी शिकागो जाना जाता है मांस मंडी के रूप में है शिकागो। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिएटल, और सिएटल किसके लिए जाना जाता है, वायुयान उद्योग के लिए। शिकागो मांस मंडी और शिकागो के बाद में सिएटल के लिए, सिएटल जाना जाता है वायुयान उद्योग के लिए। ऑल रिवर का क्षेत्र है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। एक्रोन की बात करें सिंथेटिक रबड़ के लिए जाना जाता है। रेड नदी की घाटी ये रोटी की टोकरी के लिए जानी जाती है। कोलोराडो की राजधानी डेनवर को मील ऊंचा शहर कहा जाता है, मील ऊंचा शहर कोलोराडो की राजधानी डेनवर को। न्यूयॉर्क की बात करें अमेरिका की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को ही कहते हैं बड़ा सेव, न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं, बड़ा सेव कहते हैं ना, ठीक है। तो शिकागो मांस मंडी कहलाती है। सिएटल वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। फॉल रिवर की बात करें सूती वस्त्र उद्योग के लिए। एक्रोन की बात करें तो सिंथेटिक रबड़ के लिए। रेड नदी घाटी की बात करें तो रोटी की टोकरी कहा जाता है इसे। कोलोराडो की राजधानी डेनवर को मील ऊंचा शहर कहा जाता है। न्यूयॉर्क को अमेरिका की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, उपनाम इसका बड़ा सेव है। उसके बाद में लिखें लास्ट दो तथ्य हैं। फिलाडेल्फिया इस शहर को क्वेलर सिटी कहा जाता है। सेंट डियागो इसे सदाबहार बसंत ऋतु का शहर कहते हैं। कनाडा में लकड़ी व्यवसाय होता है, उसे लंबरिंग कहते हैं। लकड़ी व्यवसाय क्या कहलाता है यहाँ का, लंबरिंग कहलाता है। और जो कार्मिक होते हैं उन्हें अपन लंबर जेक कहते हैं। कनाडा में जो लकड़ी व्यवसाय होता है उस लकड़ी व्यवसाय को क्या कहा जाता है, लंबरिंग। और जो कार्मिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लंबर जेक कहते हैं। और विश्व का सबसे व्यस्त जो वायु पतन है वो आपका कौन सा है, कैनेडी वायु पतन है। फैक्ट है, ज्यादा कोई फैक्ट में अगर याद नहीं भी हो तो चिंता न करें, मेन काम अपना है फिजिकल पार्ट को चरण से याद कर लेना। ओके, तो कल नए महाद्वीप के साथ मिलते हैं, तब तक अलविदा, जय हिंद जय भारत।